गहरा समुद्र, एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा धुंधलका रहता है। हमारे प्लैनेट के सूरज की रोशनी वाले पानी के नीचे बहुत बड़ा और ज्यादातर अनएक्सप्लोर किया हुआ फैला है। सदियों से हम मानते थे कि इन गहरी जगहों में लाइफ देने वाला ऑक्सीजन सिर्फ सूरज का तोहफा है, लेकिन समुद्र ने एक गजब का राज छुपा रखा था, जो हमारी इस बेसिक सोच को चैलेंज करता है कि उसके सबसे अंधेरे कोनों में लाइफ कैसे बनी रह सकती है। यह राज एक बिल्कुल अलग तरीके के बारे में बताता है जिससे ऑक्सीजन बन सकता है, एक ऐसा प्रोसेस जो सूरज की किरणों से छुपा हुआ है। यही है डार्क ऑक्सीजन का मतलब, एक कॉन्सेप्ट जो हाल ही में गहरे पैसिफिक के बिल्कुल काले अंधेरे से सामने आया है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी खुलासे का स्टेज है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, सीसीजी। पैसिफिक ओशन के फ्लोर पर करीब 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला एक बहुत बड़ा एबिसल प्लेन, मेक्सिको और हवाई के बीच बसा। यह विशाल इलाका बहुत ज्यादा गहराई में है, आमतौर पर समुद्र की सतह से लगभग 4000 मीटर्स या 13,000 फीट नीचे। दशकों से सीसीजी अपने रिच डिपॉजिट्स ऑफ पॉलीमेटालिक नोडुल्स के लिए जाना जाता था, लेकिन बहुत कम लोगों को शक था कि इसमें डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन का राज छुपा है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम ने सामने लाए, जिसे एंड्रयू स्वीटमैन लीड कर रहे थे, जो स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस से जुड़े एक माने हुए डीप सी इकोलॉजिस्ट हैं। उनका बहुत बारीकी से किया गया काम, जो जुलाई 2024 में प्रतिष्ठित जर्नल में छपा, साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट और बहस की लहरें ले आया। ये डिस्कवरी हमें मजबूर करती है कि हम गहरे समुद्र को सिर्फ सतह से आने वाले रिसोर्सेज का पैसिव रिसीवर ना समझें, बल्कि एक एक्टिव केमिकल रिएक्टर माने जिसके अपने यूनिक प्रोसेसेस हैं। इस नए खोजे गए फिनोमेनन के सेंटर में हैं खुद पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के एबिसल प्लेन्स पर बिखरे हुए आलू के साइज के अजीब मेटल के टुकड़े। ये नोड्यूल्स सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल जमाव हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे परत दर परत बने हैं। इनमें मैंगनीज और आयरन जैसे वैल्यूएबल मेटल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन निकल, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक भी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। डार्क ऑक्सीजन बनने का जो प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है, वो नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स अपने यूनिक मेटालिक कंपोजिशन और आसपास के सी वाटर केमिस्ट्री की वजह से सी फ्लोर पर नेचुरल बैटरीज की तरह काम कर सकते हैं। माना जाता है कि ये कमजोर लेकिन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा करते हैं, जो करीब 0.95 वोल्ट्स के आसपास होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस नोड्यूल्स के अंदर के मेटल्स की अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज और उनके ऑक्सीजन पूर लेकिन आयन रिच डीप सी वाटर के साथ इंटरैक्शन से पैदा होता है। ये नेचुरली जनरेटेड इलेक्ट्रिकल करंट एक प्रोसेस को चलाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आसान शब्दों में इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स को उनके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन की डिस्कवरी साइंस के सबसे फंडामेंटल सवालों में से एक के लिए गहरे इंप्लीकेशंस रखती है। अर्थ पर लाइफ, खास तौर पर ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाली एरोबिक लाइफ कैसे शुरू हुई। दशकों से यही कहानी चली आ रही है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर और ओशंस में ऑक्सीजन का बढ़ना लगभग पूरी तरह से फोटोसिंथेसिसिंग साइनोबैक्टीरिया के एवोल्यूशन की वजह से हुआ, जिन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पर छोड़ना शुरू किया था। अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या मेटल्स से भरपूर ऐसे ही जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस शुरुआती अर्थ पर मौजूद थे, तो वे साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में माहिर होने से बहुत पहले एबियोटिकली ऑक्सीजन बना रहे होंगे। इसका मतलब है कि कुछ खास डीप सी एनवायरनमेंट्स में ऑक्सीजनेटेड पानी के पॉकेट्स मौजूद हो सकते थे, जो ऐसी जगहें निशेस बनाते जहां शुरुआती एरोबिक लाइफ इवॉल्व हो सकती थी या कम से कम बनी रह सकती थी। ये बताता है कि ऑक्सीजन रिच दुनिया में ट्रांजिशन शायद उतना अचानक नहीं हुआ होगा और ग्लोबल बायोलॉजिकल सोर्सेज से पहले लोकलाइज्ड एबियोटिक ऑक्सीजन सोर्सेज रहे होंगे। ये हाइपोथेसिस जरूरी नहीं कि साइनोबैक्टीरिया के रोल को रिप्लेस करे, लेकिन लाइफ की शुरुआत की कहानी में एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और पॉसिबिलिटी जोड़ता है। गहरा समुद्र, जिसे अक्सर उसके हाइड्रोथर्मल वेंट्स की वजह से लाइफ का क्रेडल माना जाता है, उसके पास शायद एक और चाल थी, मेटल से चलने वाले ऑक्सीजन के ओएसिस, जो चुपचाप अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के शुरुआती चैप्टर्स को शेप दे रहे थे।
डार्क ऑक्सीजन के इम्प्लीकेशंस हमारे अपने प्लैनेट से कहीं आगे तक जाते हैं। कॉस्मोस के विशाल फैलाव और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में हलचल मचाते हैं। अगर ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जो अर्थ पर लाइफ से इतनी जुड़ी हुई है, अंधेरे, ठंडे और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में एबियोटिकली बन सकती है, तो ये उन सेलेस्टियल बॉडीज की रेंज को काफी बढ़ा देता है जहां हम लाइफ के लिए अनुकूल या कम से कम लाइफ का संकेत देने वाली कंडीशंस की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे अपने सोलर सिस्टम में कई आइसी मून्स जैसे जुपिटर का यूरोपा या सैटर्न का एनसेलाडुस माना जाता है कि बर्फ की मोटी परतों के नीचे लिक्विड पानी के विशाल सबसर्फेस ओशंस छिपाए हुए हैं। अगर उनके चट्टानी ओशन फ्लोर्स अर्थ के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे मेटालिक मिनरल से भरपूर हैं, तो ये सोचा जा सकता है कि ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इन छुपे हुए एलियन समुद्रों के अंदर ऑक्सीजन पैदा कर रहे होंगे। नॉन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स की पॉसिबिलिटी फ्यूचर के स्पेस मिशंस को डिजाइन करने और उनसे मिलने वाले डेटा को समझने में एक क्रिटिकल फैक्टर है। जब टेलीस्कोप्स आखिरकार इतने पावरफुल हो जाएंगे कि दूर के स्टार्स के चक्कर लगा रहे अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को एनालिसिस कर सकें, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी एक की इंडिकेटर होगी। इस गैस के सभी पोटेंशियल सोर्सेज, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों, को समझना लाइफ की लाइक्लीहुड का सही आकलन करने के लिए क्रूशल होगा। जैसा कि कई ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक दावों के साथ होता है जो एस्टैब्लिश्ड पैराडाइम्स को चैलेंज करते हैं, डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन की डिस्कवरी भी कंट्रोवर्सी और वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से कड़ी जांच के बिना नहीं रही है। हालांकि में इनिशियल रिपोर्ट ने काफी एक्साइटमेंट पैदा की। इसने एंड्रू स्वीटमन की टीम द्वारा पेश किए गए मेथोडोलॉजी, डेटा और इंटरप्रिटेशंस की क्रिटिकल जांच को भी इनवाइट किया। क्रिटिक्स ने फाइंडिंग्स को लेकर कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं। कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि डिटेक्ट किया गया ऑक्सीजन शायद नोड्यूल्स द्वारा, यानी वहीं पर नहीं बना होगा, बल्कि दूसरे सोर्सेज से आया हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में या सेडिमेंट के अंदर फंसे एयर बबल्स की पॉसिबिलिटी के बारे में चिंता जताई गई, जो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान निकल सकते थे, जिससे ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग आ सकती थी। ऑक्सीजन की इतनी कम मात्रा इन मेजरमेंट्स को टेक्निकली चैलेंजिंग बनाती है और जरा सी भी कंटेमिनेशन या आर्टिफैक्ट्स का शिकार बना सकती है। इसके अलावा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स से चलने वाले प्रपोज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के प्रिसाइज केमिकल मैकेनिज्म्स और एफिशिएंसी अभी भी इंटेंस डिस्कशन के विषय हैं। ये ऑनगोइंग बातचीत, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस और रिप्रोड्यूसिबल एविडेंस की मांग होती है, ठीक इसी तरह साइंस आगे बढ़ता है। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी की असली जगह, एक बिल्कुल अलग तरह के ह्यूमन इंटरेस्ट का भी फोकल पॉइंट है, डीप सी माइनिंग। इसके फ्लोर पर बिछे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटीज नहीं हैं, वे मैंगनीज, निकल, कॉपर और कोबाल्ट के रिच रेजर्वोयर्स हैं। ये मेटल्स ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए क्रूशल हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स शामिल हैं। एक नॉवल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टम की पोटेंशियल एग्जिस्टेंस, जो इन्हीं नोड्यूल से गहराई से जुड़ी हुई है, डीप सी माइनिंग के आसपास की बहस में एक नया और अर्जेंट डिमेंशन जोड़ती है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ग्रीन पीस और कई मरीन साइंटिस्ट्स का तर्क है कि यह डिस्कवरी इस बात पर जोर देती है कि हम डीप सी एनवायरनमेंट और उसके यूनिक इकोसिस्टम्स के बारे में अभी भी कितना कम समझते हैं। अगर ये नोड्यूल्स वाकई ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं और पोटेंशियली स्पेशलाइज्ड लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बड़े पैमाने पर हटाने के अनफोर्सीन और शायद विनाशकारी इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ऐसे प्रोसेसेस डिसरप्ट हो सकते हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी से जुड़ी कंट्रोवर्सी और गहरे इंप्लीकेशंस एक अनडिनायबल फैक्ट पर जोर देते हैं। आगे और रिगरस रिसर्च की अर्जेंट और कंपेलिंग जरूरत है। साइंस वेरिफिकेशन और रेप्लिकेशन पर फलता फूलता है और एंड्रू स्वीटमन की टीम द्वारा किए गए दावों को दुनिया भर के दूसरे रिसर्च ग्रुप्स द्वारा इंडिपेंडेंट टेस्टिंग से गुजरना होगा। केवल ऐसे मिले जुले प्रयासों से ही साइंटिफिक कम्युनिटी गहरे समुद्र में एबियोटिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की रियलिटी और सिग्निफिकेंस पर कंसेंसस तक पहुंच सकती है। इसी स्पिरिट में एंड्रू स्वीटमन की टीम
पहले से ही एक नया एम्बिशियस 3 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान कर रही है, जो जनवरी 2026 में शुरू होने वाला है। जापान के निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा जनरसली फंड किया गया यह प्रयास उठे हुए कई सवालों और क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस करना चाहता है। एक प्राइमरी गोल ओरिजिनल फाइंडिंग्स को और भी ज्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करना होगा, ताकि पॉलीमेटालिक नोजल्स द्वारा डार्क ऑक्सीजन जनरेशन का अनइक्विवोकल एविडेंस दिया जा सके। इसमें एडवांस्ड सेंसर्स और कस्टम बिल्ट सैंपलिंग डिवाइसेस तैनात करना शामिल होगा, जो एबिस के एक्सट्रीम प्रेशर्स पर काम कर सकें, 36,000 फीट तक की गहराई तक पहुंच सकें। डार्क ऑक्सीजन को कंफर्म करने और समझने की क्वेस्ट सिर्फ एक स्टडी को वैलिडेट करने के बारे में नहीं है। यह अर्थ के फंडामेंटल प्रोसेसेस और उन पर डिपेंड करने वाले छुपे हुए इकोसिस्टम्स के बारे में हमारे नॉलेज को एक्सपैंड करने के बारे में है। डार्क ऑक्सीजन की कहानी, जो पॉलीमेटालिक नोजुल्स की इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी से पैदा हुई है, एक कंपेलिंग रिमाइंडर है कि गहरा समुद्र अर्थ के आखिरी महान फ्रंटियर्स में से एक बना हुआ है, जो अभी तक सामने न आए राजों से भरा हुआ है। हालांकि नोजुल से चलने वाले मैकेनिज्म ने हाल ही में अटेंशन खींचा है, यह ध्यान देने लायक है कि डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कंसेप्ट पूरी तरह से इसी एक फिनोमेनन तक सीमित नहीं है। मिसाल के तौर पर 2023 में पब्लिश हुई एक अलग स्टडी ने बताया कि बैक्टीरिया और आर्किया की विभिन्न स्पीसीज भी अंधेरे एनवायरनमेंट्स में ऑक्सीजन पैदा करने में केपेबल हैं, अलग कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवेज के जरिए, जिनमें सूरज की रोशनी या जरूरी नहीं मेटालिक नोजुल्स उसी तरह शामिल नहीं होते। फाइंडिंग्स का यह संगम, जो बताता है कि फोटोसिंथेसिस के बिना ऑक्सीजन पैदा करने के कई तरीके हो सकते हैं, मरीन बायोजियोकेमिस्ट्री की हमारी समझ में एक पैराडाइम शिफ्ट को हाईलाइट करता है। समुद्र की हमें सरप्राइज करने की कैपेसिटी बाउंडलेस लगती है। डार्क ऑक्सीजन को समझने का सफर, चाहे वो मेटालिक नोजुल्स से बने या माइक्रोब्स से, अभी अपने शुरुआती स्टेजेस में है।